देखो, ये बोर्ड है और ये मैं हूं, लेकिन यहां पार्टी नहीं हो रही है। मैं अकबर का इतिहास पढ़ा रहा हूं आपको। अकबर का इतिहास पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये अकबर के इतिहास की तीसरी वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो अकबर की अपलोड कर चुका हूं। पहले उन वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद तीसरी वीडियो देखिए, नहीं तो समझ में आपके कम आएगा। अब समझिए इस बात को। इस वीडियो में मैं क्या आपसे बात करने वाला हूं। 1556 में जब अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, अकबर दिल्ली की गद्दी पर जब बैठा तो अकबर की उम्र थी मात्र 14 साल। छोटा बच्चा था, शासन प्रशासन की उतनी जानकारी नहीं थी, इसीलिए इसको चाहिए था एक मजबूत संरक्षण। अकबर को एक मजबूत संरक्षण चाहिए था और अकबर के पास संरक्षण था। किसका संरक्षण? बैरम खां का। अकबर तो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, लेकिन शासन प्रशासन का सारा काम किसको सौंप रखा था? बैरम खां को। बैरम खां को मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे बाहुबली के साथ कटप्पा घूमता था, वैसे अकबर के साथ बैरम खां घूमता था। बहुत शानदार आदमी था, बहुत बहादुर आदमी था बैरम खां। बैरम खां इतना बहादुर आदमी था और साथ के साथ अकबर इससे बहुत प्यार करता था और इसको खान बाबा कहता था। खान बाबा कहता था अकबर, लेकिन और खान बाबा कहता था। लेकिन एक समय आता है, परिस्थिति बदलती है, वक्त बदलता है, जज्बात बदलता है। और होता क्या है कि जो खान बाबा अकबर को इतना प्यारा था, उसी खान बाबा से अंत में अकबर की टकराहट होती है। अकबर की न सिर्फ टकराहट होती है, बल्कि होने के बाद इस खान बाबा की, इस बैरम खां की दुर्गति की जाती है। और दुर्गति करने के बाद अकबर करता है इसी खान बाबा की बीबी से शादी। बीबी बोल रहा हूं, बेटी नहीं। इसी खान बाबा की बीबी से विवाह कर लेता है अकबर। आइए समझते हैं पूरी कहानी क्या है। समझिए इस बात को ध्यान से। इतिहास के इस कालखंड को, इतिहास में इस टॉपिक को बैरम खां के संरक्षण काल के नाम से पढ़ा जाता है। क्यों बैरम खां के संरक्षण काल से? क्योंकि 1556 में जब अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो 1556 से लेकर के 1560 तक अकबर सिर्फ नाम का राजा था। बाकी सारे काम कौन देख रहा था? तो वो बैरम खां देख रहा था। इसीलिए इस काल को, इस 4 सालों के पीरियड को क्या कहा जाता है? बैरम खां का संरक्षण काल कहा जाता है। अब देखिए संरक्षण काल में होता क्या है कि जब सर्वोच्च पद पर बैरम खां काम करता है, किसकी नियुक्ति करनी है, किसको पद से हटाना है, कौन से राज्य से संधि करनी, कौन से राज्य से युद्ध करना है, ये सब तय करता था बैरम खां। काम बैरम खान का था, नाम अकबर का होता था। साथ के साथ बैरम खां के साथ समस्या ये थी कि यह एक शिया मुसलमान था और मुगलों के साथ रहने वाले ज़्यादातर अमीर और कुलीन लोग क्या थे? सुन्नी मुसलमान थे। बैरम खां शिया मुसलमान था, लेकिन मुगलों के साथ, इस अकबर के साथ रहने वाला जो कुलीन वर्ग था, जो अभिजात वर्ग था, जो अमीर थे, वो क्या थे? सुन्नी थे। जब बैरम खां को उन्होंने देखा कि बैरम खां सर्वोच्च पद प्राप्त किया है, बैरम खां का पूर्ण नियंत्रण है राज्य पर, तो इन अमीरों को, इन सुन्नी मुसलमानों को जलन होने लगी। इनको जलन होने लगी कि एक शिया मुसलमान आकर के कैसे पूरा साम्राज्य देख रहा है। तो इन्होंने क्या किया? अकबर को चढ़ाना शुरू किया बैरम खां के खिलाफ। और चढ़ाते हुए बैरम खान पर यह आरोप लगाया, वही आरोप लगाया जो आरोप अखिलेश यादव पर लगता है, जो आरोप योगी पर लगता है, जो आरोप हर प्रशासक पर लगता है। क्या कहा? जैसे अखिलेश यादव को कहा जाता है कि ये यादवों की भर्ती करते हैं, जैसे योगी को कहा जाता है ये सिर्फ ठाकुरों की भर्ती करते हैं, उसी तरह शिया पर, इस बैरम खान पर यह आरोप लगाया गया कि यह शिया पक्षपात करता है। यह शिया पक्षपात करता है, ज़्यादातर पदों पर शियाओं की नियुक्ति करता है। एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि यह बैरम खां पर इस तरह शक नहीं किया जा सकता था। बैरम खां पर, क्योंकि शिया मुसलमान तो था, लेकिन धार्मिक रूप से बहुत उदार व्यक्तित्व था इसका। ईमानदारी इतनी थी कि इसको खाने खाना की उपाधि दी गई थी। खाने खाना मतलब खानों का खान, उर्दू में लिखने का तरीका होता है। खान एक खाना लिखा गया तो इसको उल्टा पढ़ो, खानों का खान। ए का मतलब का के की होता है। जैसे कहा जाता है ना सजा ए मौत, तो उसको कहते हैं मौत की सजा। तो देखो सजा ए मौत, तो सजा ए मौत का मतलब होता है मौत की सजा। उसी तरह खाने खाना का मतलब खानों का खान। सलमान भाईजान नहीं,
बैरम खां। बैरम खां को क्या कहा जाता है? खानों का खान कहा जाता था, यानी बहुत ईमानदार था, बहुत ईमानदार था, धार्मिक सहिष्णु था। लेकिन कुलीनों द्वारा लगातार ये आरोप लगाया गया कि यह सिया पक्षपात करता है, ज़्यादातर पदों पर सियाओं की नियुक्ति करता है, सुन्नी मुसलमानों को दरकिनार कर रहा है, सुन्नी मुसलमानों को दबा रहा है। अकबर के साथ ये समस्या थी। एक तरफ तो अकबर को दरबारियों द्वारा चढ़ाया जा रहा था, दूसरी तरफ अकबर की एक पर्सनल प्रॉब्लम भी हो गई। क्या कि अकबर अब धीरे धीरे इन 4 सालों में जवान हो चुका था। पहले 1556 में अकबर की उम्र देखें तो 14 साल है, लेकिन 1560 में अकबर 18 का हो चुका है, पूर्ण वयस्क हो चुका है। पूर्ण वयस्क होने के बाद अकबर को ये अच्छा नहीं लगता कि कोई बार बार उस पर नियंत्रण करे। बच्चे को तो ठीक लगेगा कि हाँ ठीक है, कोई मुझे सीख दे रहा है, लेकिन जवान होने के बाद किसी व्यक्ति को ये ठीक नहीं लगता कि उसे कोई सलाह दे, उसे कोई मशवरा दे। इसीलिए ज़्यादातर बिंदुओं पर हुआ क्या कि अकबर और बैरम खां के बीच झगड़े हो जाया करते थे, अकबर और बैरम खां के बीच मतभेद हो जाया करता था। अकबर और बैरम खां के बीच ये टकराहट होने लगी थी और अकबर को लगातार कुलीनों द्वारा, दरबारियों द्वारा चढ़ाया जा रहा था बैरम खां के खिलाफ। अकबर भरते भर गया और अकबर शिकार खेलने के बहाने आगरा से दिल्ली निकल गया और दिल्ली जाकर के अकबर ने जारी किया एक फरमान, और वो फरमान था बैरम खां के खिलाफ। अकबर ने कहा कि खान बाबा, बैरम खां जी, अब आपको अपने पद से पदच्युत किया जाता है, आपको आपके पद से हटाया जाता है। पूरी तरह से अब शासन प्रशासन की बागडोर मेरे हाथ में रहेगी, आपको मेरी अधीनता स्वीकार करना है। बैरम खां राजी हो जाता है। बैरम खां को लगता है ठीक है, बैरम खां समझदार था, उसको लगता है कि ठीक है, अकबर अब जवान हो गया है, अकबर 18 साल का हो गया, अकबर बड़ा हो गया है, अब अकबर को सत्ता संभाल लेनी चाहिए, मेरा संन्यास का समय हो गया है, बैरम खां को लगता है। लेकिन यही नहीं रुकते हैं अकबर के दरबारी। ये पद से हटाने के बाद बैरम खां पर लगातार अपमान किया जाता है, बैरम खां को लगातार अपमानित किया जाता है। सतीश चंद्रा के शब्दों में कहें तो अपमानों की बौछार कर दी जाती है बैरम खान के ऊपर, और तब तक उसे अपमानित किया जाता है, तब तक उस खान बाबा को, उस बैरम खां को तब तक अपमानित किया जाता है जब तक वह तलवार निकालकर विद्रोह पर नामादा हो जाए। और जैसे ही तलवार निकाल करके ये बैरम खां क्या करता है, बैरम खां तलवार निकाल करके विद्रोह करता है, अकबर अपने आदमियों द्वारा उसको कैप्चर कर लेता है, पकड़वा लेता है। और अकबर जब उस पर कंट्रोल कर लेता है तो पकड़ करके अकबर के सामने लाया जाता है बैरम खां को। अकबर कहता है, खान बाबा तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। खान बाबा कहते हैं, बोलो बेटा, अब तो तुम बादशाह बन गए, ऑप्शन दे ही सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या क्या किया ये तुमको नहीं याद रहेगा। अकबर बोला, कुछ नहीं याद है, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है खान बाबा। खान बाबा ने कहा, क्या? बोला, अकबर बोला, या तो तुम किसी राज्य के गवर्नर बन जाओ, छोटे मोटे सूबे के सूबेदार टाइप बन जाओ, या तो तुम राजमहल में ही, दरबार में ही कोई छोटा पद ले लो, और या तो तुम मक्का की यात्रा पर निकल जाओ। खान बाबा को लगता है, इस बैरम खां को लगता है कि मैं इतने बड़े पद पर काम कर चुका हूँ, इस सर्वोच्च पद धारण कर चुका हूँ, इसके बाद किसी छोटे पद पर काम करना मुझे शोभा नहीं देता। ये उसी तरह था जैसे नरेंद्र मोदी को आज कोई कहे कि आप जाकर के लेखपाल का काम करिए, तो नहीं करेंगे मोदी जी। उसी तरह से क्या हुआ, बैरम खां भी मक्का जाना स्वीकार करता है। कहता है, ये छोटा पद लेना मुझे नहीं स्वीकार है, मैं मक्का चला जाता हूँ। मक्का जाने के लिए तैयार हो जाता है बैरम खां, और बैरम खां जब मक्का जाने के लिए तैयार हो जाता है, उसी समय मक्का देखो पश्चिम तरफ पड़ता है भारत के, तो इधर से निकला, दिल्ली से निकल करके जाते जाते रास्ते में पहुंचा था गुजरात। इधर ही मक्का है, पश्चिम तरफ मक्का मदीना है, इसीलिए मुसलमान देखो पश्चिम तरफ मुंह करके झूठ नहीं बोलते हैं। उनसे कहो पश्चिम तरफ मुंह करके बोलो तो कहेंगे कि नहीं उधर मक्का मदीना, उधर मुंह करके झूठ नहीं बोलेंगे। तो मक्का मदीना की यात्रा पर जब निकलता है तो गुजरात नामक जगह पर एक मुबारक खां नाम का आदमी मिल जाता है, जो मुबारक खां के पिता की हत्या कभी बैरम खां ने की थी। और मुबारक खां जब बैरम खां को पाता है, वहीं बैरम खां का काम तमाम कर देता है।
मुबारक खां अपने पिता की हत्या का बदला ले लेता है, किससे? बैरम खां से। और बैरम खां का काम वहीं गुजरात में खत्म हो जाता है, वहीं पाटन में खत्म हो जाता है। बैरम खां जब पाटन गुजरात में मारा जाता है, उसके बाद आप ये कहानी समझिए कि बैरम खां तो बूढ़ा था, बैरम खां तो उम्र दराज था, लेकिन उसकी पत्नी अभी जवान थी। उसकी पत्नी जवान थी और उसकी पत्नी का नाम था सलीमा बेगम। बैरम खां की पत्नी बहुत जवां थी, उसका नाम था सलीमा बेगम। अकबर बोला आओ मेरे पास, लाओ मेरे पास सलीमा को। और सलीमा को लाता है और सलीमा से कहता है, सलीमा बेगम आपसे मैं शादी करना चाहता हूँ। सलीमा तैयार हो जाती है। उसके पास कौन सा ऑप्शन था? कुछ नहीं। बादशाह अकबर से विवाह हो रहा था। जवां सलीमा, जवां अकबर, 18 का अकबर। सलीमा की उम्र नहीं पता, महिलाओं की उम्र बतानी भी नहीं चाहिए। सलीमा लेकिन जवान थी, ये गारंटी मेरी है। जवान थी सलीमा, जवान था अकबर। दोनों में क्या हो गया? निकाह हो गया। दोनों में क्या हो गया? निकाह हो गया। और निकाह जब हुआ तो सलीमा का पहले से ही एक बेटा था जिसका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। अकबर का नहीं था वो लड़का, बैरम खां से पैदा था। तो बैरम खां का एक लड़का था जिसका नाम था अब्दुल रहीम। तो जो उपाधि अकबर खाने खाना की पहले बैरम खां को दिया था, अब बैरम खां के लड़के को दे दिया और उसको कह दिया कि तुम्हारा नाम अब से रहेगा अब्दुल रहीम खाने खाना। जो तुम्हारे पिताजी की उपाधि बैरम खां की थी, अब वो तुम्हारी उपाधि रहेगी। तो सलीमा को लेकर के अकबर मस्त हो जाता है और इसके बेटे को, सलीमा के बेटे को, बैरम खां के बेटे को क्या कहता है? अब्दुल रहीम खाने खाना। जो अब्दुल रहीम खाने खाना आगे चल कर के बहुत सारे सैनिक और असैनिक पदों पर काम करता है, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर काम करता है। तो इस कहानी से तुमको एक शिक्षा मिली। क्या क्या शिक्षा मिली? इतिहास पढ़ते हुए शिक्षा लेना जरूरी है भाई, क्योंकि मैं शिक्षा देता रहता हूँ। इस कहानी से एक शिक्षा मिली क्या? कि किसी बादशाह के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ो, नहीं तो वो तुम्हारा भी इस्तेमाल करेगा, तुम्हारे बीबी का भी इस्तेमाल करेगा, तुम्हारे बेटे का भी इस्तेमाल करेगा। जैसे कुछ लौंडे होते हैं ना, सेल्फी लेने जाएंगे कि फलाना भैया के साथ आज सेल्फी लिया हूँ, सांसद जी के साथ सेल्फी लिया हूँ, बहुत ऊर्जावान व्यक्ति, एकदम इतनी ऊर्जा मिली उनसे मिलकर कि फफा गया हूँ मैं। लेकिन समझ जाओ बेटा, किसी दिन भेज देगा तुमको भी ऐसे ही गुजरात के यात्रा पर, और वहीं दांत चियार के मर जाओगे, कर लेगा तुम्हारी बीबी से निकाह और तुम्हारे बेटे का भी इस्तेमाल करेगा। जैसे तुम जाके उसके यहाँ खटते तो वैसे तुम्हारे बेटे को खटाएगा। समझ गए इस बात को? तो ज़्यादा नेता वेता के चक्कर में, सांसद विधायक बादशाह प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ा करो। पढ़ोगे तो यही बैरम खां वाली हाल होगी। अब देखिए, लोग कहते हैं अकबर बहुत महान था। देखिए अकबर की महानता, अकबर की महानता आप देखिए भाई, कि जो जिस खान बाबा से उसकी टकराहट हुई, जिस खान बाबा से इतना क्या हुआ, जिस खान बाबा से इतनी टकराहट हुई, इसको गुजरात की यात्रा पर भेज दिया, बहुत ज़्यादा दमित किया, उसके बाद उसकी बीबी से कितना प्यार किया। तभी तो अकबर को महान कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्या, ओहो लग रहा है भाई अपने खान बाबा की बीबी से क्या कर लिया? शादी कर लिया, सलीमा बेगम से निकाह कर लिया, अब्दुल रहीम को इतना बढ़िया पद दे दिया। क्या चाहिए बताओ? तो ये महान काम है कि खराब काम है, ये आप कल्पना करते रहिए। मैं कोई कमेंट नहीं करने वाला हूँ। बाकी अकबर को महान कहते रहिए, मैं रोकने वाला नहीं हूँ। ये पार्ट हुआ ख़त्म, ये पार्ट हुआ ख़त्म। यानी कि 1556 से 1560 तक बैरम खां का तो कंट्रोल रहा अकबर पर, लेकिन 1560 के बाद 1561 में अब बाबर, अब ये अकबर पूरी तरह से कंट्रोल से मुक्त हो गया है। पूरी तरह से शासन की बागडोर उसके हाथ में आ गई है। लेकिन अब अकबर के ऊपर दूसरी समस्या आ जाती है। अब अकबर पर कंट्रोल हो जाता है पेटीकोट पहनने वालों का। पेटीकोट कौन पहनता है? घर की महिलाएं। और अकबर पर कंट्रोल किसका होता है? पेटीकोट वालों का। पेटीकोट में जानबूझकर शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। पेटीकोट शासन नाम से अकबर पर एक अलग कंट्रोल होगा। अब उसके घर के ही, उसके दरबार के ही माहम अनगा वगैरह लोग मिल करके, मैं कल नाम सबका बताऊंगा, कि कई महिलाएं और कई घर के ही पुरुष मिल करके उस पर, अकबर पर कंट्रोल कर लेते हैं। और लगभग 4 साल तक, पहले 4 साल में बैरम खां का कंट्रोल अकबर पर था, और आगे के 4 साल तक उन महिलाओं का और उन घर वालों का कंट्रोल अकबर पर रहेगा। इसको कहते हैं पेटीकोट शासन। तो कल मैं आपको पेटीकोट शासन के बारे में बताऊंगा। समझ में आ गई बात? तो ये बैरम खां का आपका सेगमेंट पूरा हुआ। शिक्षा वही है कि राजा के चक्कर में ज़्यादा न पड़ो,
तुम्हारा भी इस्तेमाल करेगा, तुम्हारी बीवी का भी इस्तेमाल करेगा, तुम्हारे बच्चे का भी करेगा, समझे।